हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रीलिम्स 2020 कोर्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हमारा 27 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो शेड्यूल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो हमारा प्रीलिम्स 2019 का जो कोर्स था उससे हमने वर्ड टू वर्ड 21 क्वेश्चन प्रेडिक्ट करे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन से आए थे। आप इसे प्रीलिम्स 2020 टेस्ट सीरीज का फीडबैक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ आपको कुछ इवेंट गिवन है, इसका आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगाना है। इसका आंसर है आंसर ए, नासिक कॉन्स्पिरेसी, फिर काकोरी एंड देन लाहौर। तो नासिक कॉन्स्पिरेसी जो है हमारा 21 दिसंबर 1909 में हुआ था। बेसिकली एक यंग मैन था अनंत लक्ष्मण करकरे, जो अभिनव भारत सोसाइटी है उससे बिलोंग करता था। उसने एक जो इंडोलॉजिस्ट है जैक्सन, उसकी थिएटर में डेथ कर दी थी और इस सेंसेशनल मर्डर को जो नाम दिया गया था वो नासिक कॉन्स्पिरेसी दिया गया था। फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ। काकोरी कॉन्स्पिरेसी बेसिकली 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी को हम काकोरी ट्रेन रॉबरी या काकोरी केस भी कहते हैं। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइज किया था वो हिंदुस्तान रिपब्लिक कन एसोसिएशन, जिसको HRA कहते हैं, उसने किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। फिर उसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुआ। बेसिकली क्या हुआ कि जब लाला लाजपत राय की जो है वो डेथ हो गई थी तो HSRA ने एक ऑर्गेनाइज़ किया कि जो हम जिस पुलिस चीफ ने लाला लाजपत राय की डेथ की थी, मतलब स्कॉट, उसका हम मर्डर करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उसकी जगह जो सौंडर था उसका मर्डर हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, भगत सिंह जो है वो लाहौर से भाग गए और फिर उसके बाद जो बॉम्ब असेंबली का जो थ्रोइंग बॉम्ब असेंबली जो दिल्ली में हुई थी, वहाँ इनको पकड़ लिया गया और इनको ट्रेल कर दिया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, जो 1928 से 1931 तक चला। तो पहले नासिक कॉन्स्पिरेसी 1909, फिर उसके बाद काकोरी, फिर 1925 एंड देन फिर उसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1928 से 1939। तो इसका आंसर है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, सेलेक्ट द आंसर कोड गिवन बिलो। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो असर्शन, fat on oxidation yield half as much energy as that yielded by carbohydrate. Reason, fat molecule contain less oxygen than carbohydrate. तो इसका आंसर है आंसर डी। पहला असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीज़न जो है वो ट्रू है। असर्शन फॉल्स इसलिए है क्योंकि जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो वो ज़्यादा एनर्जी को यील्ड करता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। लेकिन रीज़न बिल्कुल सही है क्योंकि फैट मॉलिक्यूल जो है वो लेस ऑक्सीजन कंटेन करता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। ए इज़ फॉल्स बट बी आर इज़ ट्रू। Question number 3, starting from the north and going south, which one of the following is the correct sequence of the given countries? तो यहाँ आपको कुछ कंट्रीज दे रखी हैं जिसको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो इसका आंसर है आंसर सी, पहले कंबोडिया, फिर उसके बाद मालदीव्स, फिर उसके बाद सेशल्स एंड देन फिर मॉरिशस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, आप इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, इन टियागा रीजन मोस्ट ऑफ द एनुअल प्रेसिपिटेशन अकर्स इन विंटर। बी, द ट्रीज आर एवरग्रीन इन टाइगर रीजन। The polar region precipitation occurs in summer. D, maple and spruce are trees found in polar region. तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो स्टेटमेंट सी सही है क्योंकि द पोलर रीजन प्रेसिपिटेशन अकर्स इन समर। बाकी स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि जो टैगा रीजन है उसमें जो मोस्ट ऑफ द एनुअल
प्रेसिपिटेशन होती है वो वार्म और ह्यूमिड समर में होती है, और जो ट्रीज़ होते हैं वो टैगा रीजन के वो डेसिडियस होते हैं, और हमारा डी भी गलत है क्योंकि मेपल जो है वो पोलर रीजन में नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, सिर्फ यही स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर लेक विक्टोरिया। तो यहाँ आपको कुछ कंट्रीज गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो लेक विक्टोरिया है जो हमारा अफ्रीका के अंदर है उसको ये बॉर्डर नहीं करती हैं। इसका आंसर है आंसर डी, जाम्बिया। तो केन्या, तंजानिया और युगांडा जो है वो हमारी लेक विक्टोरिया को बॉर्डर करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, आप इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए, द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज मोर अलॉन्ग द इक्वेटर देन अलॉन्ग द पोल्स। बी, stratosphere is free from cloud and associated weather phenomena. C, jet aircraft normally fly in the mesosphere. D, the ionosphere reflect back the radio wave to the earth and enable us to have wireless communication. तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है आंसर सी। तो जेट एयरक्राफ्ट नॉर्मली फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो जेट एयरक्राफ्ट स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई होते हैं, ना कि मीजोस्फेयर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इसका आंसर है आंसर बी, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में आईएनसी जो है वो जो उसका पहला सेशन है वो इस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली जो आईएनसी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1885 में इस्टेब्लिश हुआ था इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और लॉर्ड डफरिन जो है उसका जो टेन्योर था वो 1884 से लेके 1888 तक था। तो 84 से लेके 88 तक इसका टेन्योर था। तो इसका आंसर हो गया बी, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। 1, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 2, गल्फ ऑफ कच्छ। 3, गल्फ ऑफ मन्नार। 4, सुंदरबन। इसका आंसर है आंसर ए, 1, 2 एंड 3। तो कोरल रीफ जो है हमारा जो गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पाया जाता है। और सुंदरबन में जो हमारा सुंदरबन है उसमें हम कोरल रीफ नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेट अप इन इंडिया। इसका आंसर है डी, नीलगिरी। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में है। वो जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया में सेटअप हुआ था इन द ईयर 1986। तो इसका आंसर है डी, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। इसका आंसर है बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग जो मैसेकर है वो 1990 में हुआ था और इस समय जो वायसरॉय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 11, हु of the following were the recipients of the Nobel Prize? 1, S. Chandrasekhar. 2, C.V. Raman. 3, Mother Teresa. 4, Rabindranath Tagore. इसका आंसर है आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। तो इन जो चारों हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला था फॉर द रिकग्निशन ऑफ हिज वर्क गीतांजलि इन 1913। फिर उसके बाद जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ ऑफ फिज़िक्स है वो C.V. रमन को मिला था 1930 में फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। एंड देन मदर टेरेसा को जो नोबेल प्राइज़ है वो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1979। और फिर उसके बाद एक और इंडिया को नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स मिला, फिर वो डॉक्टर एस चंद्रशेखर को मिला था इन 1983।
और इन्होंने जो है वो चंद्रशेखर जो लिमिट है उसकी डिस्कवरी की, वो एक डेवलप की थी थ्योरी, उसके लिए इनको मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। Question number 12. Who among the following were not the President of India before assuming the office of the President, not the Vice President of India before assuming the office of the President of India? मतलब जो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे प्रेसिडेंट बनने से पहले? तो 1 एन संजीवा रेड्डी, 2 ज्ञानी जयाल सिंह, 3 आर वेंकटरमन, 4 शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर है सी, 1 एंड 2। तो एन संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जो जयाल सिंह हैं वो डायरेक्ट हमारे प्रेसिडेंट बने थे, और वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इसका 12 का आंसर हो गया सी, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ आपको दो एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी सही है। 1, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द डायरेक्ट करंट टू ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब 2, अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस फॉर इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट एन ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। मतलब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है बाय अलाउइंग अ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब रेक्टिफायर जो है वो एसी करंट को डीसी में करंट कन्वर्ट करता है टू फ्लो इट इन वन डायरेक्शन ओनली। और जो ट्रांसफार्मर है इज अ डिवाइस फॉर इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला गलत है, क्योंकि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ना कि डीसी को एसी में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके हेडक्वार्टर दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा मैच नहीं है। ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट वाशिंगटन, सी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट मिन्स्क, डी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क कोलंबो। तो इसका आंसर है आंसर डी, सार्क एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये कोलंबो में नहीं है, ये काठमांडू में है, तो ये डी गलत है। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपको कुछ कंट्रीज गिवन है, तो आप इसको लिस्ट 2 में कुछ सीज गिवन है, तो आप इसको मैच करना है कि ये जो कंट्रीज हैं वो किस सी से बॉर्डर करती हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी, 4231। तो जो ईरान है वो कैस्पियन सी से बॉर्डर करता है, जो बुल्गारिया है वो ब्लैक सी से बॉर्डर करता है, यमन रेड सी से, एंड अल्जीरिया जो है वो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया बी, 4231। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is the correct chronological order of the formation of the given state। तो यहाँ आपको स्टेट्स गिवन है एंड आपको बताना है कि उसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, मतलब कौन कौन से ईयर में उसको करेक्टली उनकी क्रोनोलॉजी बतानी है उनकी फॉर्मेशन की। तो इसका आंसर है आंसर बी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो गुजरात जो है वो इंडिया का 15th स्टेट हुआ था, उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 15th स्टेट और 1960 में हुई थी। हरियाणा एज अ 17th स्टेट इन 1966 एंड हिमाचल प्रदेश एज अ 18th स्टेट इन 1971 एंड सिक्किम एज द 22nd स्टेट
इन 1975, और जो सिक्किम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 19 उससे हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया आंसर बी, गुजरात 1960, हरियाणा 1968, हिमाचल प्रदेश 1971 एंड सिक्किम 1975। Question number 17. The Survey of India work under which of the following ministries of the Government of India? इसका आंसर है आंसर सी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18. With reference to human nutrition, which one of the following statement is not correct? A. Deficiency of vitamin A can cause the non-functioning of the tear-producing glands. B. Vitamin A is synthesized in the skin in the presence of sunlight. C. Deficiency of vitamin B1 is common in those areas where polished iron is the major food item. D. Deficiency of vitamin D causes increased loss of calcium in urine. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो बी है, क्योंकि विटामिन डी जो है इज सिंथेसाइज इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो विटामिन डी सिंथेसाइज होता है स्किन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ना कि विटामिन ए। तो विटामिन डी इसकी जगह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया बी। तो विटामिन डी इज सिंथेसाइज इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नाइदर नॉट विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 19. With whom did the English conclude the Treaty of Sagoli, by which Kumaon and Garhwal was ceded to the British rule? इसका आंसर है आंसर डी, गोरखास। तो जो ट्रीटी ऑफ सागोली है वो मार्च 4, 1868 में 1816 में हुई थी, और ये बेसिकली जो एक ट्रीटी है ये एग्रीमेंट था जो गोरखा चीफ ऑफ नेपाल थे उनके बीच और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के बीच, और जो इंडो नेपालीज या फिर इंडो गुरखा वॉर जिसको आप कहेंगे, वो 1814 से जो 1816 में हुई थी, जब वो कंक्लूड हुई थी, उस कंक्लूड होने के बाद ट्रीटी ऑफ सागोली जो है 1816 में साइंड हुई थी बिटवीन द गोरखास एंड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया डी। Question number 20. Mir Qasim became the Nawab of Bengal with the help of English, but why was Mir Jafar reinstated later on? तो इसका आंसर है आंसर सी, Mir Qasim fought with the English as they were flouting the internal trade law, causing heavy loss to his income. तो क्या हुआ, पहले मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को जो है नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम को हटा के इंग्लिश ने फिर से जो है मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन कंपनी, जिसको लेड किया था हेक्टर मुनरो ने, और जो कंबाइंड फोर्स थी वो मीर कासिम की नवाब ऑफ बंगाल जो थे और नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर के बीच में हुई थी। इस बैटल के बाद क्या हुआ था, जो मीर कासिम जो है वो इंग्लिश के अगेंस्ट हो गया था कि क्योंकि जो इंग्लिश क्या है, जितना भी जो बंगाल में जो इंटरनेट ट्रेड हो रहा था वो उसकी इनकम को काफ़ी लॉस पहुंचा रहा था। तो बंगाल के लिए वो सही नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने, जो मीर कासिम है उसने जो है नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर के साथ मिलके बैटल ऑफ बक्सर में फॉट किया, और बैटल ऑफ बक्सर ये लोग हार गए। मतलब जो ब्रिटिश इंडियन है वो बैटल ऑफ बक्सर जीत गई, और इस बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद उन्होंने जो मीर जाफ़र है उसको सेकेंड टाइम 1963 में जो है वो नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी है। ये जो है ये टेलीग्राम पे हम जो डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं उसका ये सैंपल है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डेली क्विज।
और जो डेली क्विज जो टेलीग्राम पे होता है और ये जो मॉक टेस्ट है यूट्यूब चैनल पे, इन दोनों की पीडीएफ जो हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम 2020 का कोर्स है उसके साथ ये दोनों पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड होंगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब भी देख सकते हैं और आप ये प्रीलिम्स कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।